हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम ऑन बीटी एकेडमी। माई सेल्फ एम जशर। आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या आपने अपने 12th के जर्नी को स्टार्ट किया अभी तक, या नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से स्टार्ट कर दें। और इस वाले सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट नीट लेवल पे और स्टेट बोर्ड लेवल पे। तो नीट लेवल जब क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि नीट का सिलेबस और बोर्ड लेवल का मीन्स स्टेट बोर्ड का सिलेबस सभी का सिलेबस एनसीईआरटी ही होता है, तो वो सारा एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, ईच एंड एवरी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हम लोग। पहला लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया था प्रीवियस डे में। उस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिजीज़ क्या होता है, मीन्स हेल्थ क्या होता है, हेल्थ कैसे अफेक्टेड हो जाता है, हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन कौन सा फैक्टर जो हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, और गुड हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं, हेल्थ को मेंटेन कैसे कर रख सकते हैं। तो वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ही रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मीन्स डिजीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले। डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ का टाइप्स कितना होता है, वो सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे। एक सवाल होगा आपका कि सर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट करते पहले चैप्टर से। तो इसके पीछे का एक कारण है, इसलिए हम स्टार्ट किए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइजिंग चैप्टर है, बहुत इससे क्वेश्चन अराइज होता है। तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहे बायोलॉजी में और आप अच्छे से अच्छे टॉपिक को सबसे पहले कवर कर ले, और कुछ ऐसा भी टॉपिक है जो आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका पहले बाइंड कर देंगे अच्छे टॉपिक से और लास्ट में भी अच्छे टॉपिक के लिए रख देंगे। तो क्या होगा ना, आपका बाइंडिंग बना रहेगा, पढ़ाई का एक क्लू मिलता रहेगा, आप पढ़ाई से जुड़े रहोगे। इसीलिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ स्टार्ट किए हैं। इसमें हाफ डॉक्टर आपको बनाएंगे। इसमें हम लोग डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, और उस डिजीज़ में कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, मेडिसिन के क्लास के बारे में बात करेंगे। तो हाफ डॉक्टर तो ज़रूर आपको बना दिया जाएगा। ओके, बहुत सारा जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो चलते हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ने। तो डिजीज़ होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। आपको जब भी याद रखना एक चीज़ कि बायोलॉजी हो या कोई भी चीज़ हो, अगर टर्मोलॉजी दिया जाता है, कोई भी नाम दिया गया है, तो वो नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं दे दिया गया, उसके पीछे का कुछ मकसद है, हिडन कॉन्सेप्ट है। उस हिडन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे अगर आप, तो समझ लीजिए कि वो पोर्शन आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन होता है क्या, दुनिया का सबसे ज़्यादा टफ वर्क क्या है, तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ क्या हो सकता है, तो आप डेफिनेशंस को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। जब आप उस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, जब आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स लिखने का क्लू मिलता चला जाएगा, तो आप बहुत आसानी से सब चीज़ लिख पाएंगे। ओके, तो डिजीज़ को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे बिल्ड किया गया है, समझिएगा। यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड है जो मैंने लिखा आपके लिए, लाइक, कंफर्ट, एग्री, ऑर्डर, ये सब तो आपको मालूम ही है क्या होता है। लाइक मतलब पसंद करना, कंफर्ट मतलब होता है आराम वाला, आरामदेह, एग्री मतलब होता है किसी चीज़ पे सहमति दिखाना, और ऑर्डर का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ सीक्वेंस फॉर्म में हो। जब हम लोग एक वर्ड यहाँ पे लगा देंगे, क्या चीज़, डिस, तो बन जाएगा डिसलाइक। मतलब लाइक से बन गया डिसलाइक। अगर किसी को आप लाइक कर रहे हैं, लाइक बटन, और उसको अगर आप नापसंद कर रहे हैं तो डिसलाइक। उसके बाद हो जाएगा, इसमें भी अगर हम लोग डिस लगा देंगे तो कंफर्ट हो जाएगा, मीन्स डिसकंफर्ट। कंफर्टेबल था, कंफर्ट जोन में थे, अब डिसकंफर्ट हो गए। और यहाँ पे अगर हम लोग एग्री है और एग्री से डिस लगा देंगे तो कहलाएगा डिसएग्री, मतलब एग्री नहीं है, सहमत नहीं है। और कोई भी चीज़ ऑर्डर में था, अब उसमें हम लोग डिस लगा दिए तो वो डिसऑर्डर हो गया। कुछ ऐसे ही डिजीज भी बना है। सबसे पहले वर्ड याद रखो, ईज। ईज मतलब होता है एक्सेसिबल। ईज वर्ड बना है ईजी से, तो ईज भी कुछ मीन्स, ईज का मतलब ही क्या होता है, ईजी मीन्स दोज थिंग्स विच कैन बी एक्सेसिबल, जिसे हम लोग कर सकते हैं आसानी से, उसे क्या बोला जाता है, ईजी मीन्स ईजेबल है, ये कर सकते हैं, इसको करने योग्य है। अगर हम लोग इसमें लगा देते हैं एक वर्ड जिसका नाम है डिज, तो बन जाएगा क्या, डिजीज का स्पेलिंग तो यही ना है बाबू, डिजीज।
मीन्स डिजीज इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिस प्लस इज। मीन्स आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, किसी भी काम को कर पा रहे थे जब आपके ऊपर कोई भी डिजीज नहीं था, मीन्स डिज नहीं लगा हुआ था। तो इजेबल था मीन्स आप अपने इन्वायरमेंट से बहुत अच्छा खुश महसूस कर रहे थे, कोई भी काम को कर पा रहे थे, आपका बॉडी सपोर्ट कर रहा था, आपका मेंटल हेल्थ सपोर्ट कर रहा था और आपका सोसाइटी आपका सपोर्ट कर रहा था। तो आप किसी भी काम को परफॉर्म कर रहे थे बहुत आसानी से, बहुत ईजिली। बट उसमें लग गया इज, डिजीज मतलब डिज लग गया उसमें, तो अब बन गया वो अनएक्सेसिबल। तो अब उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या हो गया, आपके अंदर एक अनकंफर्ट जोन आ गया है जो आपको डिस्टर्ब कर दिया है, आपके नॉर्मल फेज से एबनॉर्मल की तरफ लेकर आया है। मीन्स नॉर्मल फेज से आपको डिस्टर्ब कर दिया। तो वो वैसा फैक्टर जो हमारे बॉडी को नॉर्मल फेज से डिस्टर्ब कर देता हो, उसी फैक्टर को बोला जाता है डिजीज। ओके, तो डिजीज वर्ड कहीं और से नहीं आया है। जब आप टर्मोलॉजी को और भी गहराई से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वर्ड। ओके, तो इसको समझ लीजिए। और कुछ ऐसे ही वर्ड बनता है, ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे कि डिजीज कैसे आया। इस पर आपका दिमाग कभी नहीं गया होगा, तो प्लीज़ वैसा ही पढ़िएगा। मेरे पढ़ाने का मकसद ही वैसा ही होता है, हम वैसे ही पढ़ाते हैं बाबू। तो चलिए हम लोग डिजीज़ का डेफिनेशन बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं, डिजीज़ को कैसे लिख सकते हैं। हाउ वी कैन राइट डिजीज़। डिजीज़ का डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है। क्या है तो समझिएगा आसानी से। सबसे पहले इसमें क्या लिख सकते हैं आप, तो इसमें लिखेगा इट इज़ द कंडीशन। ये एक ऐसा कंडीशन है, इट इज़ द कंडीशन विच नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। ओके, तो उसे ही बोला जाता है डिजीज। विच लीड्स टू इलनेस, जिसका कारण बन जाता है इलनेस, विच लीड्स टू इलनेस और डिस्कम्फर्ट। तो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आएगा, इलनेस आएगा और डिस्कम्फर्ट का जोन बन जाएगा। ओके, तो इसमें आपको ध्यान से समझना है डिजीज होता क्या है, एक एक करके समझ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग डिजीज का क्लासिफिकेशन। हाउ वी कैन क्लासिफाई द डिजीज इन डिफरेंट पोर्शंस। तो डिजीज को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, तो डिजीज को क्लासिफाई करने के लिए अगले स्लाइड पे आते हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेगा। तो डिजीज का क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डिजीज, और डिजीज को क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस में। सबसे पहला क्लास बनता है आपका कंजेनाइटल डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज, और कंजेनाइटल डिजीज को और दूसरे नाम से बोला जाता है जेनेटिकल डिजीज, जेनेटिकल डिसऑर्डर या डिजीज। तो जेनेटिकल डिजीज या जेनेटिक डिजीज या जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये क्या होगा, तो इसके बारे में खास बात याद रखना है आपको कि ये जो डिजीज होगा इट डेवलप बाय बर्थ। ये बाय बर्थ आया है। मीन्स कंजेनाइटल का मतलब ही होता है, कन जब भी रहेगा तो समझ जाना क्या साथ में, और जेनाइटल मतलब होता है जेनरेशंस, मतलब जेनरेशन जो आया है अभी बनकर उसके साथ में ही वो डिजीज लगा हुआ है, तो उसको बोला जाएगा कंजेनाइटल डिजीज, मतलब बाय बर्थ होता है ये। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, तो इसके बारे में आइएगा तो कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है ये सब आपको, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर। उसके बाद हो जाता है एक हीमोफीलिया आता है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया वाला डिजीज ये हो जाएगा आपका कलर, ये जेनेटिकल डिजीज या कंजेनाइटल डिजीज। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है ना, कलर नहीं दिख पाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है ना कि ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, क्लॉट नहीं कर पाता है।
नेक्स्ट में आता है आपका क्लास कंजेनाइटल डिजीज के बाद एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज, अब यह एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बस सिंपल वे में समझना है। आफ्टर बर्थ, एक्वायर्ड डिजीज में याद रखना आफ्टर बर्थ होता है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तो एक्वायर्ड डिजीज कितने तरह का हो सकता है, तो एक्वायर्ड डिजीज को भी क्लासिफाई किया गया है। एक बन जाएगा आपका कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, या इसी कम्युनिकेबल डिजीज को और कम्युनिकेबल डिजीज को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है कंटाजियस डिजीज, कंटाजियस। ओके, कंटाजियस डिजीज। उसके बाद फिर क्या बनेगा क्लास, तो कंटाजियस को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज बन जाएगा आपका। उसके बाद आता है नेक्स्ट में कम्युनिकेबल डिजीज, तो यहाँ पे लगा देना है आपको नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद नॉन कंटाजियस, नॉन कंटाजियस डिजीज, और उसके बाद क्या बन जाएगा, इन्फेक्शियस है तो इसको बोला जाएगा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, अब ध्यान से समझना है कि इन्फेक्शियस डिजीज किसको बोला जाता है, तो इन्फेक्शंस कैन बी स्प्रेड बाय, इन्फेक्शन किससे किससे होता है, तो सबसे पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, और तीसरा फंगस, उसके बाद प्रोटोजोआ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोटोजोआ के बाद आ जाएगा आपका हेलमिंथिक, हेलमिंथिक, हेलमिंथिक डिजीज एक होता है। तो ये सारा क्लास है आपका डिजीज का। सबसे पहला आया कंजेनाइटल डिजीज, मीन्स कंजेनाइटल डिजीज का मतलब ही हुआ बाई बर्थ है, ये जेनेटिकल डिजॉर्डर कहते हैं इसको। अब एक वर्ड आया है जेनेटिकल डिजॉर्डर, तो जेनेटिकल डिजॉर्डर को समझने के लिए जीन क्या होता है इसको पहले समझते हैं हम लोग। तो जीन को समझने के लिए एक छोटा सा सफर हम करने वाले हैं, बस इसको आप नोट कर लीजिए। पहले देखिए, जेनेटिकल डिजीज को समझने के लिए जीन को समझना पड़ेगा, और जीन क्या होता है उसको समझ लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जेनेटिकल डिजॉर्डर होता क्या है। सबसे पहले याद करो कि ये हमारा सेल है, और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सेल को सेल कहलाने के लिए क्राइटेरिया होता है। अगर कोई भी सेल है तो सेल को सेल कहलाने के लिए 3 तरह का क्राइटेरिया फॉलो करेगा, तभी वो सेल कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल याद रखो, सबसे पहले हो जाएगा CM या PM, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। लिख देते हैं एक का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगा तो कहेंगे उसको सेल। उसके बाद आइए आप नेक्स्ट में, तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जब भी साइटोप्लाज्म रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये सेल है। साइटोप्लाज्म बहुत जरूरी है। साइटोप्लाज्म को बोला जाता है मैट्रिक्स ऑफ सेल। मैट्रिक्स का मतलब ही होता है लिक्विड पोर्शन, क्या चीज, तो लिक्विड पार्ट। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है ना, लिक्विड पार्ट होता है, किसका, सेल का। जैसे ब्लड का भी लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड एक सॉलिड पार्ट है जैसे ब्लड सेल, और वो लिक्विड के अंदर होता है, तो उस लिक्विड पार्ट को बोला जाता है प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा इज अ मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ओके, तो मैट्रिक्स वर्ड आप कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद हो जाता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो ये सब 3 होगा, क्राइटेरिया फॉलो करेगा तो उसको सेल बोलेंगे। अगर ये तीनों में से कोई भी एक खत्म हो जाएगा तो वो सेल नहीं कहलाएगा। तो सेल वाले एक क्राइटेरिया नहीं है सेल के कहलाने का, सेल मेम्ब्रेन है क्राइटेरिया। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, सेल मेम्ब्रेन CM, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होता है, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ओके, अब इस न्यूक्लियस को हम लोग फाड़ते हैं, न्यूक्लियस के अंदर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को निकाल रहे हैं। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला, पतला सा रहता है बहुत बिल्कुल,
इसको बोला जाता है क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, अब ये क्रोमैटिन मटेरियल कहलाएगा। ये क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ये कैसा होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड की तरह होता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो जैसे ये सेल डिवीजन की तरफ जाएगा, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान या सेल डिवीजन से बहुत पहले, छोटा सा मतलब बहुत कम समय पहले, सेल डिवीजन से पहले ये क्या काम करेगा, ये क्रोमैटिन मटेरियल इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमोजोम। आपको मालूम है क्रोमोजोम, और जो हमारे बॉडी के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, और इसको ना 23 पेयर कहते हैं, मतलब 23 पेयर में पाया जाता है। ओके, अब ये क्रोमोजोम हो गया। जैसे ही इस क्रोमोजोम के पार्ट को हम लोग खींचते हैं, इसको छोटा कर रहे हैं थोड़ा सा, जैसे इस क्रोमोजोम के पार्ट को जब हम लोग और भी इलाबोरेट करके पढ़े, तो क्या मिला, बताओ ये क्या है, तो आप बोलोगे सर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ क्रोमोजोम क्या होता है, व्हाट इज क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम के बारे में क्या कहिएगा आप। क्रोमोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर डीएनए को कंटेंट किया हुआ है, डीएनए को अपने अंदर रखे हुआ है। इसका मतलब ये जो हम लोग क्रोमोजोम बना रहे हैं, तो इस क्रोमोजोम के, इसको बोला जाता है स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम का हाथ पैर है, स्ट्रैंड है ये। अब ये स्ट्रैंड, जितना स्ट्रैंड होगा क्रोमोजोम का उतना डीएनए होगा। मींस इस स्ट्रैंड, इस क्रोमोजोम के अंदर कितना डीएनए है, तो 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स है, 4 डीएनए का मॉलिक्यूल्स है। इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि क्रोमोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डीएनए रखा हुआ होता है, डीएनए होता है। जब इसको भी और इलाबोरेट किए हम लोग, तो एक बिल्कुल सीढ़ी की तरह बना, और डीएनए जो होता है वो 3D मॉडल होता है, 3D स्ट्रक्चर की तरह होता है, मतलब डबल हेलिकल मॉडल होता है इस तरह का। अगर आप सामने से देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन ही आपको दिखाई देगा, इधर का नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह का होता है, वो डबल हेलिकल मॉडल होता है, 3D मॉडल होता है इसका। तो इसके अंदर ये बहुत सारा इस तरह का बना हुआ होता है। ये सभी को ही क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है, जीन। और जीन का मतलब ही क्या होता है, तो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, ये जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है। जीन का मतलब ही जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। तो हर एक का इंफॉर्मेशन होता है। अब जैसे आपके बॉडी का इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, डीएनए के अंदर मिलेगा। डीएनए में कहाँ मिलेगा, तो जीन में मिलेगा। अब एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं, लास्ट है, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जब आपको एक चीज़ समझना है कि डीएनए क्या है, जीन है क्या, अब मतलब 12th क्लास में हो ना, तो अब देखो जीन जो होता है ना बाबू, ये जीन किस तरह का बना हुआ है। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल होता है शुगर का, उसके बाद होता है फॉस्फेट, और उसके बाद होता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस NB, और उसके बाद फिर होगा शुगर, और उसके बाद फिर उसके बाद फिर होगा फॉस्फेट, फास्फोरस, और उसके बाद फिर होगा शुगर। इसको बोला जाता है, मतलब एक स्ट्रैंड हो गया, मीन्स एक डीएनए का कंप्लीट जीन हो गया, जीन का सीक्वेंस हो गया ये। बट जीन के अंदर जब आते हैं हम लोग, तो ये नाइट्रोजिनस बेस मिलता है। सपोज करते हैं कि A T के साथ बाइंडिंग कर रहा है, ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ, तो ये एडेनिन और थाइमीन मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, इसको नाइट्रोजिनस बेस कहा जाता है। और यही नाइट्रोजिनस बेस डीएनए जीन का सीक्वेंस बनाता है। अगर ये नाइट्रोजिनस बेस A से T हुआ या C से G हुआ, तो अगर ये नाइट्रोजिनस बेस का ही बना हुआ होता है, मेन नाइट्रोजिनस बेस है, शुगर और फॉस्फेट से मतलब नहीं हम लोगों को। नाइट्रोजिनस बेस में अगर सपोज किसी वजह से, किसी डिफॉल्ट की वजह से, किसी एबनॉर्मलिटीज की वजह से क्या हुआ
कि ए के साथ जी बाइंड कर गया, सपोज ए के साथ जी बाइंड कर गया, तो अब वो इंफॉर्मेशन तो टैग नहीं कर पा रहा है, बॉन्डिंग तो नहीं हो पा रहा है, मीन्स बॉन्ड तो कर लिया बट वो इंफॉर्मेशन जो बनना था वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाएगा और कुछ अलग केमिकल बनाना शुरू कर देगा वो, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही अलग आ गया है। किसी वजह से सपोज यहां से ना सी गायब हो गया, खाली बन गया, डिलीशन कहते हैं, डिलीट हो गया, तो उसकी वजह से भी ये इंफॉर्मेशन जो बनाने वाला था वो इंफॉर्मेशन नहीं बन पाएगा। तो किसी का होंठ कटा हुआ मिलेगा, कटे होंठ मेरे, तो कटा हुआ होंठ देखे होंगे आपको, उसको बोला जाता है क्लेफ्ट पैलेट, वो डिजीज को बोला जाता है क्लेफ्ट पैलेट। बहुत सारा डिजीज होता है। अब किसी इंसान का मेंटल इलनेस वाला प्रॉब्लम हो जाता है, कोई इंसान पागल की तरह करने लगता है, पागल हो जाता है, कोई ट्रांसजेंडर होता है, ट्रांसजेंडर, तो वो बहुत तरह का डिजीज़ है जो इसी जीन के सीक्वेंस के अंदर चेंजेस देखने की वजह से हो जाता है, मतलब जीन का सीक्वेंस सही से नहीं हो बाइंड कर पाता है, जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है, डिजीज़ कहलाता है। बात समझ में आया? तो जीन क्या होता है ये समझ गए आप। अब देखो क्रोमोजोम की बात करें अगर हम लोग, तो क्रोमोजोम का नाम क्रोमोजोम क्यों पड़ा? तो क्रोमोजोम का नाम क्रोमोजोम की इसलिए पड़ा क्योंकि क्रोम का मतलब ही होता है कलर। याद करो, गूगल क्रोम कलर है ना, कलरफुल है वो, तो क्रोम का मतलब ही होता है कलर, मीन्स क्रोमोजोम, जोम का मतलब होता है बॉडी, कलर वाला बॉडी। इसको एक्सपेरिमेंट कलर करके देखा, मतलब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए और कलर करके देखे, तो उस समय में जो डीएनए का सीक्वेंस था वो कलर हो गया, कलरफुल हो गया, मीन्स इसके अंदर कलर नहीं लिया वो, और कुछ समय के बाद वो कलर ले पाया अपने अंदर क्योंकि इसका स्ट्रैंड मोटा है, तो अपने अंदर कलर ले लिया। तो साइंटिस्ट ने बताया क्या, बायोलॉजिस्ट ने बोल दिया ये क्रोमोजोम है, एक ऐसा बॉडी है जो अपने अंदर कलर को कंटेंट किया हुआ है, बस बात खत्म। इसलिए इसका नाम हो गया क्रोमोजोम। बट क्रोमोजोम के अंदर एक्चुअल में होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है ये सब, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसा ही यहां पर डिजीज के अंदर बात कर रहे थे हम लोग कि आफ्टर बर्थ या आफ्टर बर्थ होगा तो उसको बोला जाएगा एक्वायर्ड डिजीज, जो किसी वजह से इन्फेक्शंस की वजह से लगा है, किसी इन्फेक्शन की वजह से डेवलप हुआ है, नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से डेवलप हुआ है, बाय बर्थ नहीं है ये, मतलब ये बाय बर्थ नहीं है, ये बाय बर्थ है, ओके। और उसका टाइप्स याद रखना है आपको। कंटाजियस क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी के कांटेक्ट में आने के बाद होता हो तो कंटाजियस कहते हैं। कम्युनिकेबल, वो फैल जाता हो एक इंसान से दूसरे इंसान में। और इन्फेक्शियस, जो किसी भी पैथोजन की वजह से होता हो। अब पैथोजन क्या होता है समझिए, तो देखिए इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है ना, इन्फेक्शियस डिजीज, it is caused by disease causing organism। इन्फेक्शियस डिजीज जो होगा वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फैलेगा, नोन एज, उसे क्या बोला जाता है? पैथोजन। उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? पैथोजन। मीन्स पैथोजन आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो पैथोजन से जो डिजीज होता हो उसे ही बोला जाता है क्या चीज? इन्फेक्शियस डिजीज। उसी को क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज। और वो वायरल भी हो सकता है, और अभी अभी लिखे हम लोग बैक्टीरियल हो सकता है, क्योंकि बहुत तरह का होता है बैक्टीरियल, उसके बाद फंगस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन। और फिर क्या हो सकता है? तो प्रोटोजोआ हो सकता है। जैसे प्रोटोजोआ का जब भी वर्ड आएगा तो याद रखना है अमीबा, अमीबा को याद रख लीजिएगा, प्रोटोजोआ है वो। और हेलमेंथिक, तो हेलमेंथिक डिजीज हो जाएगा। इस हेलमेंथिक को बोला जाता है वॉर्म डिजीज। ये कीड़ा होता है वॉर्म डिजीज, समझ गए? तो पैथोजन में वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और हेलमेंथिक हो सकता है, फंगस हो सकता है, ये सब हो सकता है। ये सब जो डिजीज कॉज करेगा उसको बोला जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज, ओके। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए,
तो क्वेश्चन लिखते हैं या फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं? पहले क्वेश्चन समझिए पहले। ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर इन्फेक्शियस डिजीज, यस और नो? ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर इन्फेक्शियस डिजीज, यस और नो? जवाब दीजिए। फिर एक और क्वेश्चन है, ऑल इन्फेक्शियस डिजीज आर कम्युनिकेबल डिजीज, क्या जितना भी इन्फेक्शियस डिजीज है क्या वो सभी कम्युनिकेबल डिजीज है? आंसर देना आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अभी समझो आप कि जितना भी कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो सभी इन्फेक्शियस डिजीज होता है। याद रखना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर इन्फेक्शियस डिजीज, all communicable disease are infectious disease, but all infectious disease are not communicable। तो क्या है, इससे कंक्लूजन क्या मिला हम लोगों को? तो जितना भी कम्युनिकेबल डिजीज है वो सब इन्फेक्शियस डिजीज है, बट जितना भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो सब कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। एग्जाम्पल बताइए आप। तो अभी हम लोग क्लियर किए कि जो भी पैथोजेन से होगा ऑल आर इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब जो भी पैथोजेन से डिजीज होगा ना वो सभी डिजीज को क्या बोला जाएगा? इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाएगा। तो इन्फेक्शियस तो हो गया, बट वो कम्युनिकेबल होगा कि नहीं होगा वो कब डिसाइड करेंगे? तो जब वो एक इंसान से दूसरे इंसान में लग जाता हो, चला जाता हो, ट्रेवल कर जाता हो, स्प्रेड हो जाता हो, तब बोलेंगे उससे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल याद कीजिए, कॉमन कोल्ड इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज तो है ये, बट इन्फेक्शियस भी तो साथ में है। इन्फेक्शियस इसलिए है क्योंकि ये वायरस से होता है, तो इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। उसके बाद बात करें तो कोरोना वायरस कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज भी है वो साथ में। एड्स कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज भी है साथ में। तो जितना भी मोस्ट ऑफ द डिजीज, वायरल डिजीज जो भी होता है ना वो सब का सब कम्युनिकेबल डिजीज होता है और इन्फेक्शियस भी होता है। ओके, तो ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर इन्फेक्शियस डिजीज, बट ऑल इन्फेक्शियस डिजीज आर नॉट कम्युनिकेबल डिजीज। इसको सेटिस्फाइड करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? मतलब इन्फेक्शियस डिजीज जैसे टाइफाइड इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, बट इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज तो है टाइफाइड, निमोनिया वो कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा क्योंकि वो स्प्रेड करता है वाटर के मतलब एयर के करंट से। तो टाइफाइड को ले लीजिए आप, टाइफाइड, टेटनस, ये सब डिजीज जो होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं लगता है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? इन्फेक्शियस तो कहलाएगा, कम्युनिकेबल नहीं कहलाएगा। तो एग्जांपल में लिख लीजिए आप टाइफाइड। ओके, बात टाइफाइड हो गया। उसके बाद क्या लिखेगा आप? टाइफाइड के बाद आप लिख सकते हैं डेंगू लिख सकते हैं आप। उसके बाद मलेरिया हो जाएगा, समझ गए ना? तो ये इतने सारे बहुत सारा ये आएगा, डिजीज आएगा जो इन्फेक्शियस है बट कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, वो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। तो ये इस तरह का क्लास बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस डिजीज किसको बोला जाता है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड पे, और वो स्लाइड हम लोगों का क्या चीज़ का होगा? तो डिजीज़ के बारे में तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग बात कर लिए। अब बात समझो कि वायरस की बात करें अगर हम लोग, तो वायरस क्या है? तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वायरस को समझने के लिए क्या करें हम लोग? तो वायरस इज नॉट अ सेल बिकॉज देयर इज नो एनी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल तो है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, इसलिए ये सेल नहीं है। मीन्स वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें लिखिएगा वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये। जब ये आउटसाइड द बॉडी रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर रहेगा, तो ये क्या रहेगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब बाहर रहेगा ना ये, तो ये हो जाएगा आपका नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। और जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, लिविंग की तरह काम करना शुरू कर देगा, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल सभी वायरस का नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। जेनेटिक मटेरियल जो होगा इसका वो आरएनए होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, उसके बाद आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की बात करें अगर हम लोग, तो बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेल वॉल भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। बट ये बैक्टीरिया किस ग्रुप में आता है, तो मोनेरा में आता है, और मोनेरा में प्रोकार्योटिक में आता है। प्रोकार्योटिक, प्रोकार्योटिक होता है प्लस और क्या होता है ये, तो प्रोकार्योटिक के साथ साथ यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर, एक सेल का ही बना हुआ होता है बैक्टीरिया। तो विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, याद करो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या बताया था उन्होंने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिला, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आया क्या चीज, मोनेरा। मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, और उस प्रोटिस्टा के बाद क्या आया, उसके बाद आया फंगस, और उसके बाद आया प्लांटिया, और उसके बाद आया एनिमलिया। अब ध्यान से समझो, मोनेरा को किस लिए इसमें यहां पे रखा गया, तो मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आएगा। मोनेरा इज द सोल मेंबर, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा फैमिली, मोनेरा किंगडम। मतलब बैक्टीरिया एक इकलौता मेंबर है मोनेरा का। उसके बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, तो प्रोटिस्टा जो होता है ना, याद रखना ये भी एक ही सेल का बना हुआ होगा। जैसे अमीबा, इसमें याद रख सकते हो आप, अमीबा, बस एज फॉर एग्जांपल याद रखने के लिए बताएं। तो सिंपल वे में याद रखना एक क्या है, पहले ये समझो, बैक्टीरिया जो होगा ये बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक होगा, प्रोकार्योट्स। ओके, मगर एक और चीज, बैक्टीरिया तो प्रोकार्योट्स है, बट एक और इंटरेस्टिंग चीज याद रखना है कि प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया मीन्स मोनेरा और प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, अमीबा, ये सब यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर, ये दोनों एक ही सेल का बना हुआ होगा। और ये प्रोटिस्टा जो होगा ये हो जाएगा यूकारियोट्स। यूकारियोट्स का मतलब क्या होता है, तो दोज ऑर्गेनिज्म विच हैज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वेल डेवलप का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर वेल डेवलप का मतलब ही हो गया ये न्यूक्लियस है। तो वेल डेवलप का मतलब जब भी बोला जाए ना, तो वेल डेवलप का समझ जाना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, तो समझ जाना कि ये वेल डेवलप न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर का जो डीएनए होगा वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा। बैक्टीरिया के अंदर ऐसे ही होता है, समझ गए। उसके बाद आ जाएगा फंगी। फंगी जो हो जाता है वो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है, बट ये इसके बाद जितना भी होगा ये प्रोटिस्टा से लेकर और प्लांटिया, एनिमलिया, फंगस, ये सब का सब यूकारियोट्स हो जाएगा। यूकारियोट्स जितना भी है वो सब का सब यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, और ये सब का सब मल्टीसेलुलर हो जाएगा। फंगस यूनिसेलुलर भी हो सकता है। जैसे फंगस किसको बोला जाता है, तो फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ना ही प्लांट है ना ही एनिमल है। प्लांट की तरह बिहेवियर शो करता है, बट इट इज अ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ये मीन्स इट इज अ हेट्रोट्रॉफ्स,
तो फंगस में याद रखना आपको क्या, तो फंगस दो तरह का होता है, एक हो जाएगा आपका ईस्ट और एक हो जाएगा मशरूम। तो मशरूम हो जाएगा मल्टीसेलुलर और ईस्ट हो जाएगा यूनिसेलुलर पार्ट। समझ गए? तो इसको नोट कर लीजिए आप, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और फिर हम लोग अगले स्लाइड पे पढ़ेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे। और वो हम लोगों का होगा एंटीबायोटिक्स के बारे में, सम इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नोट बनाइए और पढ़ते रहिए, बहुत आसानी से आपका सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। ओके, तो नोट बना लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।